न्यूज चैनल्स के झूठे और फर्जी एग्जिट पोल्स जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें बताई गई थी, यह मामला दोस्तों सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जी हां, 2024 को जब लोकसभा चुनावों के नतीजे आए थे तो उसमें 5 करोड़ निवेशकों का नुकसान हुआ था। 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है दोस्तों। यह मत भूलिए, इस मामले को सबसे पहले राहुल गांधी ने उठाया था और इसे इतना बड़ा घोटाला बताया था जिसमें उन्होंने स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कटघरे में रखा था। मगर अब यह मामला न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, राहुल गांधी पहले ही ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी संयुक्त संसदीय समिति की जांच की मांग कर चुके हैं। अब इंटरनेशनल बदनामी हो रही है। जी हां, इंडिया टुडे के प्रदीप गुप्ता, इन्हीं के एक्सिस ने भारतीय जनता पार्टी को करीब 400 सीटें दी थी। याद कीजिए, यह आदमी जब इसके नतीजे गलत साबित हो गए थे तो इंडिया टुडे में किस तरह से रो रहा था, किस तरह से रो रहा था दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें देने वाले एग्जिट पोल्स की चर्चा अब अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हो रही है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों। दुनिया का जो सबसे बड़ा अंग्रेजी का न्यूज चैनल है, अमेरिकी न्यूज चैनल CNN, उसमें एक्सिस के प्रदीप गुप्ता की चर्चा हो रही है। सुनिए CNN में क्या कहा जा रहा है, देखिए। Today's shocking election result in the most populous country in the world. Incumbent Narendra Modi just clinched a third term as India's prime minister, but not without a significant setback. Results show that his once dominant party is losing ground in parliament, completely catching some off guard, including this popular pollster who wept on live television after he realized his predictions were wildly off track. Our pollsters in the U.S. यानी कि हिंदी में अगर मैं इसका अनुवाद करूं तो इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटघरे में हैं। वो तमाम न्यूज चैनल्स कटघरे में हैं जो झूठे एग्जिट पोल्स दिखा रहे थे। वो एग्जिट पोलस्टर्स कटघरे में हैं जिनके भारतीय जनता पार्टी के साथ ताल्लुकात थे। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट आखिर किन मुद्दों की जांच करेगी? अगर आप मुझसे पूछे दोस्तों, तो न सिर्फ इन तमाम एग्जिट पोलस्टर्स के क्या ताल्लुकात हैं बीजेपी के साथ, इसकी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा जिस तरह से एग्जिट पोल वाले दिन शेयर बाजार में उछाल आया था, इससे कितने लोगों ने कमाई की, एक्सिस और उनके जैसे जो तमाम पोलस्टर्स हैं उन्होंने कितनी कमाई की, तमाम न्यूज चैनल्स ने फर्जी तरीके से जिस तरह से स्टॉक जो है आसमान तक छू रहे थे, कितनी कमाई की, इन तमाम चीजों की जांच होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात हम नहीं भूल सकते हैं, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस बात की भविष्यवाणी कर रहे थे कि 4 जून को शेयर बाजार उछलेगा, आप अपना शेयर लगा लीजिए, निकाल लीजिए, जोड़ दीजिए। ये तमाम बातें की जा रही थी, आपको याद है कि नहीं? और इन दोनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र गौतम अडानी के न्यूज चैनल को इंटरव्यू में यह बात कही थी। दिलचस्प बात यह है दोस्तों, एग्जिट पोल्स के अगले दिन जिस कंपनी के शेयर्स में सबसे ज्यादा उछाल आया वो गौतम अडानी की कंपनियां ही थी। सुनिए प्रधानमंत्री और अमित शाह क्या कह रहे थे। तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो शूट अप करेगा। 4 जून जैसा आपने कहा, जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा, आप उस हफ्ते भर में देखना कि यानी भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे। इसीलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक ऐसा घोटाला है जिसमें स्वयं प्रधानमंत्री और अमित शाह शामिल हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट इन तमाम मामलों की जांच करेगा? यह सवाल तो किया ही जाएगा ना, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। क्या सुप्रीम कोर्ट में रीढ़ होगी इस मुद्दे पर स्वतंत्रता से, निडरता से अपनी बात कहने की? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने भी यह तथ्य है कि इस वक्त बहुमत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से आश्रित हैं अपने सहयोगी दलों पर। आपने एक बात पर गौर करा होगा, अब भाजपा मोदी सरकार नहीं कह रही है दोस्तों, अब भाजपा जो है एनडीए सरकार कह रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो उन्होंने भाषण दिया था एनडीए के तमाम घटक दलों को संबोधित करते हुए, उसमें उन्होंने कहा था
सर्वपंथ संभाव, वो हम की बात कर रहे थे, मैं की बात नहीं कर रहे थे। बदले बदले से प्रधानमंत्री नजर आते हैं। मगर दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में विपक्ष पर यह आरोप लगाया कि वो लोग फर्जी खबरें चलाते हैं, फर्जी बातें करते हैं। यह तो कौन सा कहावत है, उल्टा चोर, खैर जो भी वो कहावत है। सुनिए प्रधानमंत्री ने कहा क्या था और किस तरह से यह भाषण देके वो खुद फंस गए। दूसरा, हमारे जो इंडिया अलायंस वालों ने इस चुनाव में फेक न्यूज में एक्सपर्टाइज कर लिया, डबल पीएचडी कर लिया उन्होंने, वो शायद इसका भरपूर उपयोग करेंगे। हम कृपा करके इन चीजों से दूर रहें, अफवाहों से दूर रहें। ये जो टीम बैठी है वो अनुभवी टीम है, मुझे भी सही सलाह देने वाली टीम है और इसलिए टीम मिलकर के बहुत सही निर्णय करने वाली है। कृपा करके ब्रेकिंग न्यूज के आधार पर देश चलेगा नहीं, ये मान के चलिए। प्रधानमंत्री, सबसे पहले आपने कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठे अंदाज में जनता तक पेश किया था, यह कहते हुए कि आपके मंगलसूत्र को छीन लिया जाएगा और मुसलमानों को दे दिया जाएगा। आपकी अगर 2 भैंसें हैं तो उनमें से एक भैंस किसी और को दे दी जाएगी। आपकी जो संपत्ति है वो आधी जो है सरकार रख लेगी। और बात यहां नहीं रुकती, आपने मुसलमानों को घुसपैठिया, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला, और फिर जब बात उससे भी नहीं बनी तब आपने विपक्षी दलों को मुजरा करने वाला बता दिया। अब आप बताइए ना दोस्तों कि फर्जी खबरें करने वाला या फर्जी बातें, फेक न्यूज को बढ़ावा देने वाला कौन है? भारतीय जनता पार्टी या इंडिया गठबंधन? यह सवाल तो किया जाएगा ही ना प्रधानमंत्री। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि जो 30 लाख करोड़ का स्टॉक बाजार घोटाला है जिसका सीधा नाता एग्जिट पोल से है, उसमें प्रधानमंत्री कटघरे में है और जो उन्होंने फेक न्यूज की बात की उसमें भी वो कटघरे में हो जाते हैं। और सबसे शॉकिंग बात, याद कीजिए अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है जब चुनाव चल रहे थे, यानी कि नतीजे से 1-2 दिन पहले अमेरिकी सटायरिस्ट जॉन ऑलिवर प्रोग्राम करते हैं और उसमें वो ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री के राज में पत्रकारों को अपनी बात कहना मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने मेरी मिसाल देते हुए, रवीश की मिसाल देते हुए यह कहा था कि हालात इतने खराब हैं कि कई पत्रकारों को न्यूज चैनल छोड़कर यूट्यूब पर जाना पड़ रहा है। याद है कि नहीं आपको? क्या आप जानते हैं कि जॉन ऑलिवर के इस कार्यक्रम को भारत में बैन कर दिया गया था सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मोदी सरकार की पोल खोल कर दी थी, वो भी मजाक करते हुए। एक सटायर था, व्यंग्य था। याद कीजिए जॉन ऑलिवर ने क्या कहा था। Whatever your reason, at least it's your choice, not someone else's, to not watch. What I'm saying is, meaningful criticism of Modi is scarce on TV in India. In fact, many veteran anchors who were critical of him have migrated to sites like YouTube instead. But the government may soon be able to help heavily regulate digital media too. It's pushing a law which could mean that anyone making social commentary online would have to adhere to advertising and program codes prescribed by the government. Meanwhile, an amendment is working its way through the courts which would establish... तो इन पंक्तियों के लिए, इन शब्दों के लिए इस कार्यक्रम पर भारत में पाबंदी लगा दी थी जियो। जी हां, मुकेश अंबानी का जो जियो ओटीटी प्लेटफॉर्म है उस पर इसका प्रसारण नहीं हुआ। यह सब हो रहा है दोस्तों हमारे देश में। कहीं CNN जो है वो चर्चा करता है हमारे फर्जी एग्जिट पोलस्टर्स की, उसके बाद जॉन ऑलिवर बताते हैं कि भारत में अभिव्यक्ति की आजादी कितनी मुश्किल है, और उसके बाद प्रधानमंत्री फेक न्यूज की बात करते हैं। क्या यह बात आपको हजम होती है? प्रधानमंत्री, आपको अपने इस कार्यकाल में इन तमाम मुद्दों को संबोधित करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो आपके पास ऐसा बहुमत भी नहीं है कि आप सबको रौंद दें। अब तो आप मजबूर हैं यह कहने को लेकर कि यह एनडीए सरकार है। अब तो ये मोदी सरकार भी नहीं है। कायदे से मोदी सरकार शब्द का ही इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था, बीजेपी सरकार कहा जाना चाहिए था। मगर अब चूंकि आप आश्रित हैं नीतीश और चंद्रबाबू नायडू पर, तो आप एनडीए सरकार कहने पर मजबूर हैं। मगर अपनी इस नई पारी में मैं उम्मीद करता हूं कि आप विनम्र होंगे, आप पारदर्शी होंगे, आप अभिसार शर्मा को भी इंटरव्यू देंगे ताकि मैं आपसे असली मुद्दों पर सवाल कर सकूं।
अभिसार शर्मा, ध्रुव, रवीश, इन तमाम लोगों को आपका प्रचार तंत्र एंटी नेशनल, एंटी हिंदू नहीं बताएगा, क्योंकि वैसे भी अयोध्या ने आईना दिखा दिया है भाजपा को। इसलिए राम और हिंदू धर्म पर आप सही मायने में दावेदारी भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अयोध्या, फैजाबाद ने आपको आईना दिखा दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस मशवरे को सलीके से लेंगे, बगैर नाराज हुए, क्योंकि मैं सवाल पूछूंगा इस मंच पर और लगातार पूछता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।